नमस्कार। वंदे मातरम दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, आखिर कमेटी बनाने से पहले ही 8वें सीपीसी पर इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? जी हां दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि सोशल मीडिया पर अभी तो कमेटी भी नहीं बनी है, लेकिन हो हल्ला पहले से ही काफी बढ़ गया है। यह जरूरी क्यों है? क्योंकि जब सरकार कमेटी बनाकर गैजेट नोटिफिकेशन जारी करेगी, तब कमेटी का गठन तो हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि कमेटी किन बिंदुओं पर और किस तरीके से काम करेगी। वो हिदायतें भी उसी गैजेट नोटिफिकेशन में शामिल की जाएंगी। ऐसे में कमेटी के गठन से पहले और उस गैजेट के जारी होने से पहले हमें कई अहम मुद्दे उठाने होंगे, चाहे वह सोशल मीडिया के माध्यम से हों या सरकार को मांग पत्र सौंपकर। क्योंकि एक बार जब कमेटी को निर्देश दे दिए गए तो वह सरकार की गाइडलाइनों के अनुसार ही काम करेगी। इसलिए इससे पहले ही हमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दबाव बनाने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। और साथ ही अगर हम नेशनल डीए को कंसीडर करवाने में सफल होते हैं तो हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.30 तक हो सकता है। जी हां, अब मैं आपको समझाता हूं कि यह 2.30 का फिटमेंट फैक्टर कैसे संभव है। सबसे पहले सरकार द्वारा कमेटी बनाते समय दी जाने वाली गाइडलाइंस को समझना होगा। इसके लिए मैं आपको पिछला गैजेट नोटिफिकेशन दिखाकर यह स्पष्ट करूंगा कि सरकार कमेटी को किस तरह की गाइडलाइंस देती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं। यह रहा भारत सरकार द्वारा 7वां वेतन आयोग गठित करते समय जारी किया गया गैजेट नोटिफिकेशन। अब इसी नोटिफिकेशन में देखें, कमेटी का गठन भी किया गया है। कमेटी के गठन के बाद इसे कई महत्वपूर्ण हिदायतें दी गई हैं। यहां देखें किन किन बिंदुओं और किन किन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कमेटी को काम करना है, वह सब कुछ विस्तार से बताया गया है। इन निर्देशों में वांछनीय सिद्धांतों और व्यवहार में बदलाव की समीक्षा और जांच का उल्लेख किया गया है। बहुत सारी हिदायतें इस तरह से दी गई हैं। दोस्तों, यह देखिए कि किस प्रकार देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कमेटी को काम करना है। साथ ही राजकोषीय विवेक और देश की आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कमेटी को सिफारिशें प्रस्तुत करनी है। ये सभी बातें स्पष्ट रूप से इस गैजेट में उल्लेखित हैं। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि विकासात्मक और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें। इस प्रकार की गाइडलाइंस दी जाती है। देखिए, यानी सिफारिशें करते समय कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हुए पे कमीशन अपनी सिफारिशें देता है। ऐसी बातें हर बार गैजेट में लिखी जाती हैं और अगले गैजेट में भी इसी प्रकार की हिदायतें शामिल की जाएंगी। इन हिदायतों में नेशनल डीए को शामिल कराना बेहद जरूरी है दोस्तों। आगे मैं आपको राज्यसभा में सवाल जवाब के आधार पर यह दिखाऊंगा कि आखिर नेशनल डीए क्यों जरूरी है। अब सवाल यह है कि नेशनल डीए आखिर किसे कहा जा रहा है। आपने देखा दोस्तों, जब कमेटी का गठन होता है तो सरकार उसे स्पष्ट हिदायतें देती है कि किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। यही कारण है कि कमेटी के गठन से पहले ही हो हल्ला करना जरूरी हो जाता है। साथ ही कमेटी के बनने से पहले ही हमारे फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग करना भी बेहद जरूरी है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.30 कैसे हो सकता है अगर हम नेशनल डीए को कंसीडर करें और इसे शामिल करवाने में कामयाब हों, क्योंकि नेशनल डीए को कंसीडर करना अत्यधिक आवश्यक है। अगले 2 पॉइंट्स में मैं आपको यही समझाने वाला हूं। सबसे पहले यह है स्पष्ट कारण कि सरकार को फिटमेंट फैक्टर 2.30 देना ही होगा। इसे आगे विस्तृत रूप से समझाने से पहले मैं आपको भारत सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए सवाल के जवाब का संदर्भ देता हूं। इस जवाब से यह साफ होता है दोस्तों कि जैसे ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें घोषित हुईं, वैसे ही 8वें वेतन आयोग की योजना भी तैयार कर ली गई थी। आइए अब उस पॉइंट को विस्तार से समझते हैं। सार्वजनिक रूप से दिए गए सरकारी जवाब में छुपा हुआ है 8वें सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर का राज। जी हां दोस्तों, आइए हम सीधे राज्यसभा में सरकार द्वारा दिए गए सवाल के जवाब पर गौर करें।
भारत सरकार से राज्यसभा में कुछ सवाल पूछे गए थे, जिसमें श्री जावेद अली खान जी ने सवाल किया था। इन सवालों का संबंध एआईसीपीआई के आंकड़ों और डीएडीआर की बढ़ोतरी के फार्मूले से था। देखिए, इन सवालों का जवाब श्री भूपेंद्र यादव जी ने दिया था, जो कि श्रम और रोजगार मंत्री हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया, यह समझते हैं। यहां पर एआईसीपीआई के आंकड़े निकालने की प्रक्रिया को उन्होंने स्पष्ट किया था, और यह जो टेबल है, इसमें एक महत्वपूर्ण आंकड़ा छिपा है, जिसे मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, पहला फॉर्मूला क्या था? 2001 बराबर 100, और साथ ही 2016 के बाद, यानी 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद का वेटेज क्या था, यह भी समझना जरूरी है। एआईसीपीआई के आंकड़ों में खाद्य और पेय पदार्थों का वेटेज पहले 46.2 था, लेकिन 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले में इसे घटाकर 39.2 कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उनके लिए वेटेज में कमी की गई है। जो खाद्य पदार्थ हैं, उनकी महंगाई दर पर असर डालने वाली ताकत को घटा दिया गया है। पहले 46% खाद्य पदार्थों से लिया जाता था, अब 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले में इसे घटाकर 39% कर दिया गया है। इसके बाद पान, सुपारी, तंबाकू और इंटॉक्सिकेशन वाली चीजों का वेटेज भी कम हुआ है। पहले इनका वेटेज 2.27% था, जिसे घटाकर 1.80% कर दिया गया है। अब देखिए, जो कपड़े और फुटवियर जैसे उत्पाद ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, उनका वेटेज भी प्रभावित हुआ है। जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उनका वेटेज पहले 6.57% था, जिसे घटाकर 5.95% कर दिया गया है। इसके बाद हाउसिंग यानी घर, जो एक बार बना लिया जाता है और फिर पुनः बनाने की आवश्यकता नहीं होती, उसका वेटेज पहले 15.2% था, जिसे बढ़ाकर अधिक किया गया है। इसका मतलब यह है कि जो चीजें डीएडीआर पर प्रभाव नहीं डालेंगी, उनका वेटेज बढ़ा दिया गया है। और फ्यूल और लाइट के मामले में पहले इसका वेटेज 6.43% था, जिसे घटाकर 5.49% कर दिया गया है। देखिए, मिसलेनियस का वेटेज पहले 23.26% था, जिसे बढ़ाकर 29.81% कर दिया गया है। जैसे ही लेबर ब्यूरो के आंकड़ों के हिसाब से डीएडीआर के आंकड़े कम होंगे, यह वेटेज प्रभावी होगा। अब इस टेबल से जो राज्यसभा से निकलकर आया है, यह स्पष्ट होता है कि 7वें वेतन आयोग को लागू करके सरकार ने जो डीएडीआर का फार्मूला तय किया था, वह एआईसीपीआई के आंकड़ों के आधार पर था। इसी फार्मूले में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए रूपरेखा पहले ही तैयार कर दी थी, लेकिन अब हमें नॉशनल डीए दिया जाए इस फार्मूले के आधार पर, जिसे आगे मैं आपको समझाऊंगा कि नॉशनल डीए क्या है। आपने देखा दोस्तों, किस तरह से वेटेज में बदलाव किया गया है। जिन चीजों की महंगाई अधिक बढ़ती है और जो रोजमर्रा की जरूरी चीजें होती हैं, उनका वेटेज घटा दिया गया है। वहीं जिन चीजों में महंगाई का असर कम या थोड़ा अधिक होता है, उनका वेटेज बढ़ा दिया गया है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि सरकार ने इस तरीके से वेटेज को समायोजित किया है। 2016 से लेकर अब तक डीए का प्रतिशत केवल 63% या 62% तक ही बन पाएगा 2026 तक। लेकिन अगर आप 2006 से 15 के बीच के आंकड़ों को देखें, तो वह 125% था। इसका मतलब है कि जैसे ही 7वें पे कमीशन को लागू किया गया, सरकार ने अगले डीएडीआर के फार्मूले को भी तय कर लिया, क्योंकि जब डीए नहीं बढ़ेगा तो फिटमेंट फैक्टर भी लागू नहीं हो पाएगा। इसीलिए अब नॉशनल डीए को कंसीडर करना अत्यंत आवश्यक है। नॉशनल डीए वही है जो 2006 से लेकर 2015 तक बढ़ोतरी हुई थी, जहां रोजमर्रा की आवश्यक चीजों का वेटेज ज्यादा था। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण किस प्रकार हुआ था, और इसका संबंध इस बात से है कि वेटेज में किस तरह का बदलाव आया। अगर नॉशनल डीए को कंसीडर किया जाए, तो 8वें पे कमीशन के दौरान उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो वास्तव में ज्यादा व्यवहार में आती हैं और जिनकी महंगाई पर असर पड़ता है, नॉशनल डीए का प्रतिशत निर्धारित किया जाए। अगर जनवरी 2026 तक एआईसीपी के आंकड़ों के हिसाब से डीए का प्रतिशत 62% ही रह जाता है,
तो उस समय नॉशनल डीए के आधार पर इसे कैलकुलेट किया जाए। पहले जो फार्मूला था, जैसे खाद्य पदार्थ और रोजमर्रा की चीजें जिनके आधार पर वास्तविक डीए का प्रतिशत तय होना चाहिए, उन्हें ध्यान में रखते हुए नॉशनल डीए तैयार किया जाए। अगर नॉशनल डीए पर विचार किया जाएगा तो 2026 तक कम से कम 100% डीए प्राप्त किया जा सकता है। इस बिंदु को आगे और विस्तार से समझाता हूं। अब 8वें पे कमीशन के लिए नॉशनल डीए लिया जाए और फिटमेंट तय किया जाए। जी हां, जब अन्य चीजों में नॉशनल बढ़ोतरी, नॉशनल पेंशन और नॉशनल इंक्रीमेंट हो सकता है, तो डीए को भी उसी आधार पर देखा जाए। भले ही पिछले 10 सालों में हमें उस हिसाब से डीए नहीं दिया गया, लेकिन 8वें पे कमीशन के लिए नॉशनल तरीके से हमें वह डीए कैलकुलेट किया जाए जो असल में बनता है। जो रोजमर्रा की चीजों की महंगाई की वजह से डीए बनता है, उसे नॉशनल तरीके से केवल 8वें पे कमीशन में फिटमेंट के लिए निकाला जाए। चाहे पिछला जो भी डीए दिया गया हो, अब 8वें पे कमीशन में डीए का प्रतिशत नॉशनल तरीके से दिया जाए। जी हां, अगर डीए 62% हो जाता है तो इसे इस तरह से कैलकुलेट किया जाए। मान लीजिए एआईसीपीआई के हिसाब से जनवरी 2026 तक डीए 62% होने के चांस हैं, जबकि अभी यह 53% है। यदि अगले 3 बढ़ोतरी में 33% बढ़ोतरी हो जाती है तो यह 62% के आसपास पहुंच सकता है। लेकिन अगर हम नोशनल डीए को कंसीडर करें, जैसा मैंने पहले आपको समझाया था, जो असल में बढ़ना चाहिए था, लेकिन तरीका बदलने के कारण डीए में बढ़ोतरी नहीं हो पाई, तो इसे ध्यान में रखते हुए पे कमीशन और सरकार को वही हिदायत दी जाए कि एआईसीपीआई के आंकड़ों के आधार पर जो डीए निकला है, उसे इस बार नॉशनल डीए के हिसाब से भी कैलकुलेट किया जाए। उसे नजरअंदाज कर दिया जाए और नॉशनल तरीके से जो असल में धरातल पर डीए बनना चाहिए था, उसे कंसीडर किया जाए। यदि 2016 जनवरी से लेकर 2026 जनवरी तक का हिसाब किया जाए तो कम से कम 100% से 105% डीए निकल सकता है। क्योंकि एआईसीपीआई के आंकड़ों में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन आंकड़ों से डीए बनाने की प्रक्रिया और वेटेज निर्धारित करने का तरीका बदल दिया गया, जैसा कि राज्यसभा के जवाब में बताया गया था। इस बदलाव के कारण सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को नुकसान हुआ है। तो अब नॉशनल तरीके से वास्तविक डीए बढ़ोतरी का फार्मूला लागू किया जाए और जो भी प्रतिशत निकलता है, चाहे वह 90%, 95%, 100% या 125% हो, उसी हिसाब से हमारे डीए को 8वें पे कमीशन में कैलकुलेट किया जाए। यदि ऐसा होता है तो फिटमेंट फैक्टर पर नॉशनल डीए के आधार पर यदि डीए 100% हो जाता है तो फिटमेंट फैक्टर 2.0 होगा। यदि डीए 105% तक पहुंचता है तो फिटमेंट फैक्टर 2.5 हो सकता है। इस तरह से एक फिटमेंट फैक्टर आपके मौजूदा वेतन या पेंशन में बढ़ोतरी के कारण बनेगा और दूसरा फिटमेंट फैक्टर नॉशनल डीए की बढ़ोतरी के कारण होगा। यदि हम नॉशनल डीए को कंसीडर करवा पाते हैं और साथ ही सरकार की तरफ से यदि 0.30 का भी इंक्रीज होता है, जो कि 7वें पे कमीशन से कम होगा, तब भी हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.30 से कम नहीं हो सकता। इसलिए अब समय आ गया है कि 8वें पे कमीशन की कमेटी को जब सरकार गैजेट निकाले तो यह हिदायत दी जाए कि जो असल में धरातल पर जो डीए और डीआर होना चाहिए था, उसी के हिसाब से 8वें पे कमीशन के लिए नॉशनल डीए कंसीडर किया जाए और हमारा फिटमेंट फैक्टर उसी आधार पर तय किया जाए। दोस्तों, यह मांग अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें और 8वें पे कमीशन की कमेटी के गठन से पहले सरकार को इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं यही जानकारी और यही मांग लेकर आया था। अगर आगे कोई और महत्वपूर्ण जानकारी या आपके हित से जुड़ा विषय हो तो मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।